हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है पूरे इकोनॉमिक्स का। ठीक बात है, मैं पूरे इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों। उसका रीजन ये है कि इस वीडियो में हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो सीखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पास एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस और आरटीपी के क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे। तो अगर आपका फोन चालू है तो आप प्लीज फोन को बंद कर दीजिए। खाना नहीं खाया तो खाना खा के बैठिए इस वीडियो के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है, तो बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यहां लिखा है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, पहले मैं आपको एकदम आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है, अगर मान के चलो गवर्नमेंट है अपनी और गवर्नमेंट इकोनॉमी में कुछ पैसा लगा रही है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करती है तो हम लोग इसको बोलेंगे इंजेक्शन। ठीक बात है, यहां पे मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। ठीक है, से गवर्नमेंट ने क्या किया, मान के चलो गवर्नमेंट ने सपोज ₹100 जो है ये इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया। इन्फ्यूज करना मतलब पैसे लगाना। ठीक बात है बच्चों, अभी देखो क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ खर्चा करती है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जितना पैसा लगाया ना, ठीक है, एक्चुअली ये पैसा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत आसान है। मान के चलो सपोज गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है 100 करोड़, ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि इससे लोगों का जो इनकम है वो 400 करोड़ से बढ़ गया। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ का। ठीक है, इससे लोगों का इनकम 400 करोड़ से बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चों अगर मान के चलो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का किया सिर्फ, बट इससे इनकम पे असर क्या हुआ, इनकम जो है वो लोगों का 400 करोड़ से बढ़ता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये बहुत ही मैजिकल इफेक्ट हो गया। लगाया था सिर्फ 100 करोड़ बट लोगों का इनकम बढ़ गया है 400 करोड़ से। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम 4 गुना बढ़ गया। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसका 4 टाइम्स हो गया इनकम। तो ये 4 टाइम्स हो गया है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वैसे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। बट बच्चों ये 4 टाइम्स जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट का नाम भी वही है। देख लो आप एक बार कॉन्सेप्ट का नाम यहाँ क्या लिखा है। ठीक बात है, यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होगा, शुरुआत में जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी वो एक्चुअली उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं इनकम पर। तो अभी इस एग्जांपल में, ये जो सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है, इसमें क्या हो रहा है, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है बट इनकम 400 करोड़ हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से इनकम जो है उस पर 4 टाइम्स का असर हो रहा है। मतलब ये 4 टाइम्स हो चुका है इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट होकर इनकम में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या अजम्पशन है, पहले हम लोग वो पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लिखे बच्चों, पहले हम लोग अजम्पशंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अजम्पशंस यहाँ पे क्या क्या लिखा है। सबसे पहला अजम्पशन है वन मैन्स इनकम इज इक्वल टू अनदर मैन्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अजम्पशन ये किया गया है कि किसी एक का इनकम बन जाएगा किसी और का खर्चा। ऑब्वियसली बात है ये तो। ठीक है, ये तो हम लोगों ने शुरुआत में भी सीखा था बच्चों। कोई एक पर्सन अगर कमा रहा है मतलब किसी और ने खर्चा किया। अगर मैं पैसे कमा रहा हूं, तुम लोग मेरे को फीस दे रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या, आप लोगों का यहाँ पे खर्चा हो गया, मेरा यहाँ पे इनकम हो गया। तो किसी का खर्चा किसी और का इनकम बनता है। ठीक बात है, अच्छा। और यहाँ पे एक और assumption है, एमपीसी शुड रिमेन कांस्टेंट। बच्चों ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया था कि एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम लोग कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। ठीक बात है बच्चों, हम लोग कांस्टेंट क्यों अज्यूम कर रहे हैं, देखो नॉर्मली मैंने आपको बोला है ये कि जैसे इकोनॉमी में जो साइकिल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, बूम हो गया, रिसेशन हो गया, ठीक है, रिकवरी हो गया, स्लंप हो गया, तो इसके हिसाब से एमपीसी एक्चुअली चेंज होता है। बट हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल रख रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के हद तक यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एमपीसी कांस्टेंट है। ठीक बात है, एमपीसी वैसे क्या होता है, एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कॉन्सेप्ट क्या होता है एमपीसी के बच्चों, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ।
एमपीसी हमें ये बताता है कि एक एक्स्ट्रा रुपए कमाई पे हमारा कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, दैट इज एमपीसी। तो अगर एमपीसी 0.6 है सपोज, तो इसका मीनिंग क्या है, 1 रुपया एक्स्ट्रा अगर मैं कमाता हूं तो 0.6 एक्स्ट्रा खर्चा होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीसी। ओके, एक और assumption यहाँ लिखा है कि इकोनॉमी जो है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, अगेन क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कोई देश जो है वो ना तो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को, ना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग हमारे कंट्री को अलग कर देते हैं बाकी वर्ल्ड से तो हम लोग हो जाएंगे क्लोज इकोनॉमी। अगेन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल बट अगेन वी आर अज्यूमिंग दिस। ठीक बात है बच्चों। सेकेंड और थर्ड अजम्पशन ये थोड़े से इम्प्रैक्टिकल है, बट पहला अजम्पशन तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली ये होल्ड करता है, सही है ये। ठीक है, वन मैन्स इनकम इज इक्वल टू अनदर मैन्स एक्सपेंडिचर। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग बच्चों एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ के देखते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या लिखा है, एग्जांपल में लिखा है सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इन्वेस्ट ₹100 करोड़ इन अ फैक्ट्री। ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल बोला था ना वही एग्जांपल रखते हैं। मान के चलो अपनी जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि क्यों ना 100 करोड़ रुपए कोई फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करे। ठीक बात है, सपोज मान के चलो गवर्नमेंट ने सोचा है कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। ठीक है, इकोनॉमी में पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, 100 करोड़ से फैक्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा रही है, फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक बात है। अच्छा बच्चों अभी मैंने आपको एक चीज बताई है, फर्स्ट अपना अजम्पशन क्या है, सी हियर इट इज रिटन वन मैन्स इनकम विल बिकम अनदर मैन्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कोई एक पर्सन का इनकम किसी और का खर्चा होगा। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है फैक्ट्री में, यहाँ पे पैसा लगाया है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा कि गवर्नमेंट जो है प्लांट मशीनरी परचेज कर रही है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को हायर कर रही है, जॉब्स क्रिएट कर रही है, उन्हें सैलरी दे रही है। किसी भी तरीके से 100 करोड़ का अगर गवर्नमेंट का खर्चा है मतलब लोगों का इनकम इतने से ही बड़ा होगा। ठीक बात है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो डेफिनेटली कोई और कमा तो रहेगा ना, यहाँ पे किसी का खर्चा मतलब किसी और का इनकम। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा है मतलब किसी और की कमाई है। तो सेकंड लाइन में वही लिखा है बच्चों, इनकम ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मान के चलो गवर्नमेंट ने खर्चा किया जिससे लोगों के पास पैसे मिल रहे हैं, एम्प्लॉइज जो है वो सैलरी वेजेस जो भी है वो अर्न करेंगे, और लोगों का इनकम जो है सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं बाकी लोग भी हो सकते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने मशीन परचेस कर लिया तो मशीन बेचने वाले का इनकम हो जाएगा। ठीक बात है, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग परचेस किया सपोज, तो बिल्डिंग सेल करने वाले का इनकम हो जाएगा। तो बेसिकली बोलने का मीनिंग है अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ इन्वेस्ट करती है तो लोगों का इनकम जो है या फिर एम्प्लॉइज का इनकम बोलो वो बढ़ जाएगा 100 करोड़ से। रेफर अजम्पशन 1 क्यों लिखा है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया एक का खर्चा किसी और का इनकम बनेगा, तो गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ पे एम्प्लॉइज का इनकम बन रहा है ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं आएंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, जहां पे भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो कोई ना कोई पर्सन का इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, ओके, तो बच्चों 100 करोड़ से लोगों का इनकम यहाँ जनरेट हो गया। ओके, अच्छा अगर हमने एमपीसी को 75% ऑफ इनकम माना है, एमपीसी क्या होता है अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। एमपीसी इज अगेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी तक तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, सही बात है। तो एमपीसी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, अगर एमपीसी 75% है मतलब 100 रुपए अगर एक्स्ट्रा कोई कमाता है तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा 75 रुपीज। ठीक है, तो 75% का मीनिंग ऐसे निकालना है। ओके बच्चों, इनकम जो है एम्प्लॉइज का वो कितने से बड़ा है, वो बड़ा है 100 करोड़ से। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए, इससे हमें सिंपल चीज समझ में आना चाहिए कि 100 करोड़ का 75% जो एमपीसी है वो हो जाएगा 75 करोड़, यानी कि इतना अब ये एम्प्लॉइज खर्चा करेंगे। देखो बच्चों कॉमन सेंस क्या, कॉमन सेंस हमें ये बोलता है कि जो भी पर्सन पैसे कमाता है वो सारा पैसा खर्च नहीं करता है, कुछ पैसा सेव करेगा बाकी का खर्च करेगा। तो अगर 100 करोड़ लोगों की कमाई हो गई है तो लोग क्या करेंगे, लोग 75% खर्च कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट एमपीसी इज 75%। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इफ एमपीसी इज 75% ऑफ इनकम देन ₹100 crores into 75% which is 75 crores will be amount spent on consumption। मतलब ये अब कंजम्पशन पे खर्चा करेंगे, एम्प्लॉय सामान परचेज करेंगे। ठीक है, या फिर मान के चलो ये कुछ खर्चा कर रहे हैं। ओके, तो ये खर्चा करने से यहाँ पे इनका जो खर्चा है वो 75 करोड़ निकल रहा है। और बच्चों अब यहाँ पे वापस आपको सेम चीज दिमाग में रखनी है, एम्प्लॉइज का इनकम था 100 करोड़, खर्चा किया 75 करोड़।
ठीक है, तो अगर 75 करोड़ का ये लोग खर्चा कर रहे हैं, मतलब किसी और का इनकम अब क्रिएट हो रहा है। ठीक बात है, आपको ये चीज अब थोड़ा रियलाइज हुआ रहेगा, गवर्नमेंट ने शुरुआत में सिर्फ 100 करोड़ लगाया, इससे एम्प्लॉइज का इनकम 100 करोड़ से बढ़ गया। अब ये लोग 100 करोड़ में से 75 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। जब ये लोग खर्चा करेंगे तो ये 75 करोड़ किसी और का इनकम बनेगा, यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि प्रोड्यूसर जो है उसका इनकम बढ़ जाएगा 75 करोड़ से। प्रोड्यूसर मतलब कौन? ये वो प्रोड्यूसर है जिसने गुड्स सेल किए हैं एम्प्लॉइज को। ठीक बात है, तो एम्प्लॉइज मान के चलो सपोज डी मार्ट में जाके सामान परचेस कर रहे हैं, ठीक है, पीवीआर में जाके कोई मूवी देख रहा है, डोमिनोज का पिज्जा खरीद रहा है, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था। तो जो भी प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका इनकम बढ़ जाएगा 75 करोड़ से। ठीक बात है, तो अगर कोई बिजनेस पैसा कमाता है तो इसका इनकम 75 करोड़ से बढ़ गया। अब ये बिजनेस फिर से क्या करेगा, ये वापस से एक्सपेंडिचर करेगा। ये 56.25 करोड़ कहां से गया? वेरी सिंपल बच्चों, आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 75 करोड़ जो प्रोड्यूसर का इनकम है, अब प्रोड्यूसर इसमें से इनटू 75% और खर्चा करेगा। सो सिंपली स्पीकिंग 75 करोड़ का 75% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलेगा 56.25 करोड़। ठीक बात है, आप लोग जब ये नोट करोगे तो ब्रैकेट में अलग से लिख भी लेना। ठीक है, सो बच्चों दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस आर डन। अभी वापस प्रोड्यूसर अगर खर्चा करेगा तो किसी और का इनकम है, ठीक है, तो वो पर्सन इनकम कमाने के बाद वापस वही साइकिल रिपीट होने वाला है, 75% वापस खर्चा करो, दिस विल गो ऑन। बच्चों आपको अब एक अंदाजा तो लग गया रहेगा कि शुरुआत में सिर्फ 100 करोड़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया, बट हम लोग देख रहे तो हमें समझ में आ रहा है कि पैसा जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो ये कैसा यहाँ पे होगा, ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ब्रीफिंग देता हूँ। देखो 100 करोड़ से पहले तो इनकम बढ़ गया एम्प्लॉइज का, इसमें से 75% इन्होंने खर्च किया, तो 75 करोड़ खर्च किया है, मतलब ये किसी और का इनकम बन रहा है। 75 करोड़ जिसका इनकम था वो अब इसका अगेन 75% खर्च करेगा, विच इज इक्वल टू 56.25 करोड़, तो वापस इसका वापस 75 करोड़ एंड दिस विल गो ऑन। ठीक बात है, तो इससे हमें समझ में आता है बच्चों कि इनकम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके, इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं ये स्टेजेस के फॉर्म में ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक बात है, अच्छा तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स क्रिएट किए। ओके, तो कॉलम के नाम के देखो, पहले तो यहाँ पे स्टेजेस लिखा है मैंने, अलग अलग स्टेजेस जो है वहां पे अलग अलग लेवल्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आई रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्या 100 करोड़ का। ठीक बात है, सो दिस डेल्टा आई इज 100 करोड़। 100 कहां से आ गया, रुपीज इन करोड़ लिखा है, 100 करोड़ ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने शुरुआत में इतने से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, चेंज किया। ठीक है, अच्छा बच्चों जैसे गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोगों का इनकम 100 करोड़ से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा वाई, वाई मतलब अगेन इनकम, सो दिस इज योर चेंज इन इनकम। ओके, डेल्टा सी मतलब क्या बच्चों, डेल्टा सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंजम्पशन, कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और डेल्टा एस होगा चेंज इन सेविंग्स। सही बात है, ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, शुरुआत में जब गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इन्फ्यूज किया इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो एम्प्लॉइज है इनका इनकम 100 करोड़ से बढ़ गया, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो 100 करोड़ से इनकम बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, इसका 75%, वाई 75%, हमने एमपीसी कांस्टेंट अज्यूम किया, ये एक अजम्पशन है। ठीक है, तो क्या होगा 100 करोड़ का 75% इतना अब हम लोग खर्चा करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे, 100 का 75% विच इज 75 करोड़, ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन का खर्चा हो रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक्स्ट्रा कमाई हुई है। ठीक बात है बच्चों, अगर 100 करोड़ से इनकम बढ़ गया तो 75 करोड़ से अगर खर्चा बढ़ रहा है तो बचा कुछ 25 करोड़ क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेविंग्स। ठीक है ना, ओके, तो अब बच्चों देखो यहाँ पे ये डेल्टा एस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, डेल्टा एस यानी कि चेंज इन सेविंग्स इज पार्ट ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स व्हिच डिड नॉट एंटर द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में एंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ कमाता हूं तो कुछ पैसा घर पे रखूंगा, सेव करूंगा, बचा कुछ पैसा मैं अब खर्च करूंगा। ठीक बात है, तो यहाँ पे वही लिखा है बच्चों। अच्छा अब क्या हो रहा है, देखो अगर 75 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया है तो ये 75 करोड़ जो है वो कहाँ जाएंगे, वो किसी और का इनकम होगा, कोई और बिजनेस का इनकम होगा। तो अगर दूसरे प्रोड्यूसर 75 करोड़ कमाते हैं तो अब ये लोग भी खर्चा करेंगे। खर्चा कितना होगा, 75 इंटू 75% विच इज 56.25, अगेन 75 कमाया, इसमें से इतना खर्चा किया, तो 18.75 हो जाएगा अपना चेंज इन सेविंग्स, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन।
ठीक है, अभी आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा। देखो ये 56.25 करोड़ अगर बिजनेस खर्चा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर लोग खर्चा कर रहे हैं, तो ये इससे किसी और का इनकम इतने से वापस बढ़ेगा, फिर जो कमा रहा है उसमें से वापस इसका 75% खर्च करेगा, ठीक है, फिर वापस ये किसी और की कमाई होगी, अगेन द साइकिल विल गो ऑन। तो जो यहाँ पे अब आपको एक सिंपल चीज मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। सी ये जो ना 100 का 75, 75 का 56.25, फिर 42.18, ऐसा अगर आप लोग कैलकुलेशन करते बैठोगे ना, ठीक है, तो बच्चों ये कैलकुलेशन कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर आते ही रहेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर दैट वे, ठीक है। तो बच्चों देखो ये डेल्टा वाई जो है ना, मतलब कितने से बड़ा है, ये सबका टोटल 100 प्लस 75 प्लस 56.25 प्लस 42.18 प्लस आगे जो भी है, इसका टोटल आप लोग नहीं कर सकोगे आसानी से, इसीलिए हमें रेफर करना पड़ेगा एक फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी लिखा है इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे के का फॉर्मूला लिखा है। के मतलब क्या, पहले आपको ये क्लियर करता हूँ बच्चों। के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सबसे शुरुआत में, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, 100 करोड़ गवर्नमेंट ने लगाया, बट लोगों का इनकम 400 करोड़ से बढ़ गया, तो कितने गुना हो गया ये, 4 टाइम्स। दिस 4 इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल के बोलो या लार्ज के बोलो, जो भी है, के इस अल्फाबेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, वेरी वेरी सिंपल, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है बच्चों, ठीक है। देखो हम लोग फॉर्मूले के डेरिवेशन में अभी इस लेक्चर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करने मिलेगा कि शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है वो कितने टाइम्स ग्रो हो चुका है, ठीक बात है। तो जो इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। एमपीएस क्या होता है, वेरी इजी, एमपीएस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। और जो एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, और हमने ये सीखा है यार कि एमपीएस और एमपीसी जो है ये दोनों भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एमपीएस की जगह अगर आपको एमपीसी के फॉर्म में लिखना है तो एमपीएस को एमपीसी में आप कन्वर्ट कैसे करोगे, वेरी इजी, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। हमने प्रूव भी किया है, आपने खुद आपके हैंडराइटिंग में लिखा है ये, ठीक है। तो अब मैं एमपीएस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 माइनस एमपीसी, ओके। एमपीसी हमें पता है, हमने 0.75 अज्यूम किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 विच इज अगेन 1 अपॉन 0.25 विच इज इक्वल टू 4 ऑब्वियसली। तो जो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपने जो शुरुआत में पैसा लगाया है वो 4 गुना ग्रो हो चुका है और लोगों का इनकम 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट को 4 टाइम्स करोगे तो इनकम निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा वाई मतलब क्या, डेल्टा वाई मतलब दिस इज योर चेंज इन इनकम इज 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई, ठीक बात है। सिंपली स्पीकिंग आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, वो अब 4 टाइम्स हो गया है और अब उसको हम लोग इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई, ओके। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली स्पीकिंग देखो, गवर्नमेंट ने शुरुआत में कितना पैसा लगाया था, गवर्नमेंट ने लगाया था 100 करोड़, ये 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया मतलब क्या, 4 टाइम्स हो गया मतलब यहाँ पे 4 इंटू 100 दिस इज 400 करोड़, तो ये 400 करोड़ हो चुका है। तो इस हिसाब से बच्चों आप लोग ये सारी चीजों को नोट करना चाहिए, दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। अगर अब आप टेबल को देखोगे तो यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कितना किया, 100 करोड़, इसका हमारे इनकम पे क्या असर हुआ, 400 करोड़, ठीक बात है। तो हम लोगों ने शुरुआत में जो पैसा लगाया था वो 4 गुना बढ़ चुका है, ठीक बात है। बच्चों आप लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल नोट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अलग से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको अभी बताया है, सही बात है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आप लोग डेल्टा वाई देखोगे तो ये 400 करोड़ का आंसर क्या, 100 इंटू 4, 400 करोड़, ठीक है। डेल्टा सी कैसे निकालोगे, 400 करोड़ का 75% कर लो तो ये डायरेक्टली 300 करोड़ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 400 का हमने 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपना 300 करोड़, और डेल्टा एस कितना होगा, दिस इज अगेन 100 करोड़। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो क्विकली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है, ठीक बात है।
और ये नोट करने के बाद में बच्चों अब हम लोग देखेंगे आगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके तो बच्चों क्विकली इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज समथिंग विच यू ऑल नीड टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल ऐसा लगता रहेगा कि हर लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बट बच्चों आप लोग ये तकलीफ सहन कर लो भी फिलहाल, बट बाद में आपको इसके रिवॉर्ड बिल्कुल मिलने वाले हैं। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि अगर जो स्टूडेंट सिंसियरली हर चीज नोट कर रहा है उसको बहुत सही तरीके से सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम में इकोनॉमिक्स में और एफएम में बिल्कुल एग्जामिनेशन स्कोर करना ही चाहिए अगर आप सिंसियरली ये सब चीजें करते हो तो। ठीक बात है, तो एक बार मैं क्विकली आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसका क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बच्चों अगर एग्जाम में कोई थियरी क्वेश्चन आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट पे, तो आपको एज अ स्टूडेंट क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सारे assumptions लिखने हैं, फिर वर्किंग को आपको लिखना है, फिर आपको ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अगर आया तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये सारा आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ के देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम एंड कंजम्पशन इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बता रहा है डेफिनेटली। ठीक है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक बात है, अच्छा। या फिर इनकम एंड कंजम्पशन, बिल्कुल सही। इनकम एंड कंजम्पशन मतलब कितना हम लोग कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और खर्च कर रहे हैं तो फिर ये खर्चा किसी और का वापस इनकम क्रिएट करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने का काम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक बात है, अच्छा। और क्या लिखा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगेन जे.एम. केन्स ने बोला है। ठीक है, ये वही पर्सनालिटी है जिनका नाम आप लोग बार बार सुनते आए हो और आगे भी सुनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स डेवलप्ड बाय जे.एम. केन्स। ठीक है बच्चों, जे.एम. केन्स की बुक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट ये बुक का नाम पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में बच्चों बहुत बार आप लोग ये बुक का नाम लिखते आए हो शायद से। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी बुक। ठीक है, बुक का नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी। ठीक है, और ये 1936 में जो इन्होंने ये बुक लिखी थी ना, ये अभी भी रिलेवेंट है। ठीक है, अभी भी हम लोग ये बुक को बुक के थ्योरीज को अभी भी हम लोग रेफर करते हैं। ठीक बात है, अच्छा। और क्या लिखा बच्चों, देखो जे.एम. केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बताने के पहले, ठीक है, आर.एफ. खान ने भी इसके बारे में कुछ बोला था। द टर्म मल्टीप्लायर वाज प्रोपाउंडेड मतलब बोलना, सामने रखना। ठीक है, प्रोपाउंडेड बाय R.F. Khan in 1930s and it was named as employment multiplier। इन्होंने अलग नाम दिया था इसको, employment multiplier बोला था। बच्चों देखा जाए तो इनकम मल्टीप्लायर बोलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलो, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सही बात है ना। देखो अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया तो लोग जो है वो इनकम के फॉर्म में इसको अर्न करेंगे, फिर खर्चा करेंगे, फिर वापस अर्न करेंगे, फिर खर्चा करेंगे। तो इससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक बात है, अच्छा। यहाँ लिखा है देखो, केन्स मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज इनकम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इनकम मल्टीप्लायर बोलो या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलो, या फिर आप इसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का भी नाम दे सकते हो, वन एंड द सेम। ओके, Keynes redesigned this concept and in terms of income, hence the multiplier shows effect of increase in investment on income। इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही हमारा इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक बात है, तो बच्चों यहाँ डेफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा देखो, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is a ratio of final change in income to initial change in investment। यानी कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कितने गुना अपना इनकम हो जाता है, इसको हम लोग, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है अरिथमेटिकली, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो हमने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था 100 करोड़ का। ठीक है, और हमारा इनकम बढ़ गया 400 करोड़ से, तो फाइनल इनकम 400 करोड़ से बढ़ गया। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से किया था, तो फाइनल क्या लेना, फाइनल इनकम लेना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनल चेंज इन इनकम। तो ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका और दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको अभी कैलकुलेशन के टाइम पे बताया था बच्चों। इसको हम लोग के
इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी ले सकते हैं, या फिर k इज इक्वल टू 1/mps भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन के लिए ये काम में आने वाले फॉर्मुले से बच्चों, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू ऑल नीड टू राइट डाउन। ओके, तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको इसका ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देन दिस पॉइंट विल बी कंप्लीटेड। ठीक बात है। अच्छा, तो ये ग्राफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। हम लोग इस तरीके का ग्राफ बच्चों पूरे चैप्टर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ग्राफ का लॉजिक क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग अगेन एग्रीगेट कंजम्पशन लिखेंगे, इधर एग्रीगेट इनकम लिखेंगे, बिकॉज इनकम इज इंडिपेंडेंट एंड कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। ओके, उसके बाद बच्चों ये तो हमारा इनकम है, इनकम को मैं ओरिजिन से क्रॉस करवा रहा हूँ और इनकम जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अच्छा अभी देखो बच्चों यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में हम लोग मान के चलो अगर 2 सेक्टर मॉडल को हम लोग अज्यूम करें, तो हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का लाइन ड्रॉ कर चुके हैं पहले। सी प्लस आई मतलब कंजम्पशन का खर्चा और इन्वेस्टमेंट का खर्चा। Why is this line not passing through origin? Because जब हमारा इनकम जीरो है तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन बिल्कुल होगा बच्चों, इसलिए ये लाइन को हम लोग ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं। सी प्लस आई हम लोग ओरिजिन से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको एक सिंपल चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वेरी इजी। देखो सी प्लस आई ये अपना पुराना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं इकोनॉमी में, 100 करोड़ से हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो हमें ये जो हमारा ग्राफ का लेवल है वो अब ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ना दिस सी प्लस आई वन क्या है, आई वन मतलब गवर्नमेंट ने ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का, 100 करोड़ का। ठीक बात है बच्चों, देखो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो हमारा ग्राफ का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ चुका है। आई वन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये लाइन जो है, और बच्चों यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं अलग से मार्क करके आपको बताता हूँ, ये ऊपर की लाइन। ठीक है, ये दो लाइन जो है इसमें का जो गैप है, दिस गैप रिप्रेजेंट्स डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा सी प्लस आई प्लस आई वन, दोनों का डिफरेंस है आई वन इज व्हाट, आई वन इज एक्चुअली चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़। ठीक है ना, यस। तो अभी क्या होगा बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करना। देखो शुरुआत में जब हमारा सी प्लस आई वाला लेवल था, ठीक है, तब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां रहा था और हमारा इनकम था ओ आई, दिस वाज ओल्ड इनकम, पुराना इनकम। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे ये सी प्लस आई वन की वजह से हमारा लेवल ऊपर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब इसके वजह से यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से यहाँ पे आ जाएगा, यू कैन कॉल इट एज इवन। ठीक है, और अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो y1 ये नया इनकम का लेवल है। ठीक है, यू कैन रियली ऑब्जर्व हियर OY से अब OY1 ये मेरा इनकम का लेवल बढ़ गया। ठीक है, कोई पूछेगा कितना इनकम बढ़ा, वेरी इजी, पहले OY था अब OY1 हो गया, मतलब ये जो मैंने अलग से यहाँ पे डेल्टा वाई बताया आपको इस एरो से, दिस इज योर चेंज इन इनकम। ठीक है, दिस इज योर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बच्चों अगर आप लोग ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, बहुत कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, दिस गैप इज वेरी स्मॉल। आप लोग देख सकते हो ये दो लाइंस के बीच में जो गैप है, ये गैप की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत छोटा गैप है। ठीक है, बट अगर आप इनकम का गैप देखोगे, ठीक है, दिस डेल्टा वाई आई एम टॉकिंग अबाउट, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ऐसा क्यों, बिकॉज बच्चों ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया है बट अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनकम का जो डिफरेंस है वो बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, you know, to make sure that delta y is actually looking bigger compared to delta i। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा y आपको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, बेसिकली आपको जो डिफरेंस है बड़ा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा देखो y1 मतलब ये हो गया आपका चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन ए क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से ऐसा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं।
दिस इज समथिंग यू नीड टू ड्रॉ, ठीक है, बिकॉज बच्चों ग्राफ जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक हमारा ये पूरा एक्सप्लेनेशन आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है बच्चों। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली, ठीक है। बट मैं आपको एक और बोनस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और क्यों समझा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस क्योंकि मॉडल में नहीं दिया बच्चों, बट मैं फिर भी आपको अब एक एक्स्ट्रा नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिकॉज आरटीपी जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूट इशू करती है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको शायद सॉल्व करने नहीं आएंगे जब तक मैं आपको वो एक्स्ट्रा बोनस कॉन्सेप्ट ना बता दूं, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको अभी वो क्लियर कर देता हूं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक बात है। ओके तो बच्चों यहाँ पे बोनस कॉन्सेप्ट मैंने पहले लिख दिया है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। पहली तो एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, एग्जाम में मेरे को नहीं लगता है इसके ऊपर कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगी तो हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, बिकॉज आरटीपी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, वो मैंने आपको नोट्स में अलग से कंपाइल भी किया है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन जो है, बट आपको इस पे सिर्फ ये फॉर्मूलेज दिमाग में रखने, ज्यादा आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये पहले डिस्क्लोजर में दे देता हूँ, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट में हमने क्या चेंज किया पहले के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का नाम है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी सीखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। एग्जैक्टली क्या होता है, दिस इज वेरी इजी बच्चों। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है, इसमें हम लोग ओपन इकोनॉमी अज्यूम करते हैं। जो अगर आपने नोट किया है ना, तो आपको मैंने अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के टाइम पे एक अजम्पशन बताया था। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बहुत सिंपल रखा। लॉर्ड केन्स जो थे ना, इन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जब कॉन्सेप्ट बताया, तब इन्होंने बहुत सिंपल सा अपने को यहाँ पे अजम्पशन यहाँ पे बोल दिया, कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए, कि हम लोग क्लोज इकोनॉमी अज्यूम कर रहे हैं। बट अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे तो इंडिया जैसे देश या फिर कोई भी वर्ल्ड का इकोनॉमी आज क्लोज इकोनॉमी नहीं है, सारे नेशंस आज ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। तो बच्चों ओपन इकोनॉमी, दिस इज मोर प्रैक्टिकल अजम्पशन, राइट, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी में हम लोग अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, नॉट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अच्छा और क्या लिखा, इट स्टडीज हाउ मेनी टाइम्स इनकम ऑफ नेशन has multiplied due to increase in exports। पहले आपको ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बच्चों। एक्सपोर्ट्स की वजह से अपने देश का इनकम कितने से बढ़ा, ठीक है। पहले तो ये चीज आप हजम कर लो कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से क्या अपने देश का इनकम बढ़ेगा। आंसर इज यस, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। आपको मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक अलग से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस देखो, अगर मान के चलो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सही बात है, इंडिया से बाहर जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और बाहर से इंडिया में आएगा पैसा, मनी, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट से इंडिया में पैसा आएगा, ठीक है। और अगर इंडिया में पैसा आता है और एक्सपोर्ट्स और भी बढ़ रहे हैं अपने, तो आप लोग इमेजिन करो क्या होगा। सी अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया से हम लोग बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ता है, व्हाट विल हैपन इफ एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा तो इंडिया में जो उसके मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करेंगे, वो अगेन यहाँ पे अपने फैक्ट्री के साइज को बढ़ाएंगे और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगे और लोगों का इनकम बढ़ेगा, और जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो अगेन वो पैसा जो है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल भाषा में मैं बोलूं अगर आपको, तो इसका मीनिंग होगा कि जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हमें इनकम पे दिखता है, ठीक है। जब अपने देश के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हमें इनकम पे दिखता है, ठीक बात है। तो बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक बात है। तो यहाँ लिखा देखो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ओके। इट स्टडीज हाउ मेनी टाइम्स इनकम ऑफ नेशन हैज मल्टीप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपने कंट्री में पैसा आएगा, वो पैसा मल्टीप्लाई होकर इनकम बढ़ेगा। बट बच्चों हम लोग ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट पढ़ना थोड़ा गलत होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से अपने कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, बट जब हम लोग ओपन इकोनॉमी अज्यूम कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी तो आएगा, ठीक है। इंडिया तो ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है,
ठीक है, तो बच्चों इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट का निगेटिव असर हो सकता है। ये इनकम जो तेजी से बढ़ रहा था उसका निगेटिव असर होगा अगर हम लोग इंपोर्ट को भी पिक्चर में लाएंगे तो ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन ना ऐड करते हुए मैं आपको डायरेक्टली इसके फॉर्मूले पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला के का। तो अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो अभी मैंने आपको सिखाया था उसका फॉर्मूला क्या था? 1/1 माइनस MPC। ठीक बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें छोटा सा चेंज कर रहा हूं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे अब हम लोग देखो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। तो लिख रहे हैं यहां तक तो सेम है, प्लस M भी कर रहे हैं। M क्या है? M इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। सर ये क्या होता है? ठीक है बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने अभी तक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सीखा है, जी हाँ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी सीखा है, जी हाँ। ये क्या है सर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यहाँ लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन, इसको मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। बच्चों जाहिर सी बात है, देखो आप कॉमन सेंस लगाना, जब लोगों का इनकम बढ़ेगा, इंडिया में लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, हमारा इनकम अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे भी खर्चा करने का सोचेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा होता है। आज बच्चों आपको खुद सोचना है यार, हम लोग कितने बार ऐसी चीजें परचेज करते हैं जो एक्चुअली हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और ये पैसा अपने देश में नहीं रह रहा है, अपने देश के बाहर जा रहा है। ठीक बात है। तो बच्चों सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन क्या है? जैसे लोगों का इनकम अपने देश में बढ़ेगा तो हम लोग इंपोर्ट पे भी खर्चा बढ़ाएंगे, डेफिनेटली। ठीक बात है बच्चों। देखो अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मैं गोल्ड परचेज करने का सोच सकता हूँ, और गोल्ड इंडिया में बहुत बार हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्चुअली हम लोग इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। ठीक है, तो इंपोर्ट जो है वो उसका खर्चा बढ़ेगा अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो। ओके, तो यहाँ बोलेगा इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ओके, अगर 1 रुपया एक्स्ट्रा मैं कमाता हूं तो कितना एक्स्ट्रा मैं खर्च करता हूं? दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। फिर से बता रहा हूं, 1 रुपया अगर एक्स्ट्रा मैं कमाता हूं तो इसमें से मैं कितना खर्च कर रहा हूं इंपोर्ट पे, दैट इज माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक बात है। अच्छा बच्चों देखो, जैसे एमपीसी हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं ना, वैसे ही एमपीआई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट ये भी हम लोग कांस्टेंट ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, देखो आपको इससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा पूरा पिक्चर। ठीक है, हमारे जो इंपोर्ट्स है वो दो टाइप के होते हैं। जैसे कंजम्पशन दो टाइप के होते हैं, वैसे इंपोर्ट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोनॉमस और दूसरे होते हैं इंड्यूस्ड। अच्छा, ऑटोनॉमस इंपोर्ट क्या होते हैं बच्चों? ऑटोनॉमस इंपोर्ट मतलब हम लोग कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे जो एक्चुअली हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, कुछ बहुत बेसिक चीजें होती है जो हमें इंपोर्ट करना जरूरी होता है, जैसे कि अपने देश में वो मिलती नहीं है। क्रूड ऑयल इज अ क्लासिक एग्जांपल। कच्चा तेल हम लोग को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी भाव हो। इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस से। ठीक है, तो ऑटोनॉमस मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। ये इनकम चाहे बढ़ो, इनकम चाहे कम हो जाओ, हम लोग कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, दैट इज ऑटोनॉमस इंपोर्ट। अच्छा, इंड्यूस क्या होता है बच्चों? वेरी सिंपल, इंड्यूस इंपोर्ट मतलब ये अब डिपेंड करता है आपके इनकम पे। जैसे ही इनकम बढ़ेगा लोगों का, लोग इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे, तो ऐसे इंपोर्ट्स को हम लोग नाम दे रहे हैं इंड्यूस्ड इंपोर्ट्स। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन था वैसे ही मैं यहाँ पे इंड्यूस्ड इंपोर्ट बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? आपको अगर याद है ये फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A प्लस B बाय बी क्या था? बी था MPC। ठीक है, वैसे यहाँ पे इंपोर्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंपोर्ट इज इक्वल टू ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस। इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है? M इंटू बाय M क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ये हो जाएगा MPI। ठीक है बच्चों, मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलेज दिमाग में रखने, दैट्स इट। कौन से दो फॉर्मूलेज? ये एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, दो फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने हैं। ये वैल्यू फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, आप लोग ये दिमाग में रखो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस MPC। ये तो फॉर्मूला अपना पहले से अपने को लगता है, प्लस M करना है। M इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? आपको एक और फॉर्मूला ये याद रखना है कि इंपोर्ट्स के लिए हम लोग M यूज करते हैं, कैपिटल M। ठीक है, और स्मॉल m हम लोग MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इंपोर्ट कैसे निकालेंगे? ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस। इंड्यूस इंपोर्ट मतलब M इंटू वाई, स्मॉल m इंटू वाई। स्मॉल m इज MPI मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मुलेस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्चुअली है और मैंने आपको ऑलरेडी सिखा लिया है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ नोट करना है ये चीज, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, लीकेजेस इन दी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपको कहीं नोट करना है बच्चों। लीकेजेस मैंने आपको एक्चुअली पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नोट। एक बार लिख लो इसको तो आपको ये याद रहेगा। एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा है लीकेजेस के लिए, ठीक है बच्चों। लीकेज क्या होता है? लीकेज से हमारा जो कंट्री का जो सर्कुलर फ्लो है वो स्लो होता है, ठीक बात है। तो लीकेजेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? लीकेजेस मतलब आपको सिंपली ये दिमाग में रखना है कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई अगर कम होता है मतलब ये लीकेज है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है? एग्जाम्पल देखो, पेइंग ऑफ डेट्स, डेट पे करना, ये लीकेज कैसे हो गया बच्चों? आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। देखो बैंक है, ओके, और कोई बिजनेसमैन है। बैंक अगर बिजनेसमैन को लोन दे रही है तो इससे मनी सप्लाई बढ़ रहा है। फिर से बता रहा हूं, बैंक लोन देती है तो मनी सप्लाई बढ़ता है। बट ये बिजनेसमैन ने लोन वापस रीपे कर दिया, बैंक को वापस पैसा दे दिया, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर गिर रहा है तो दैट इज लीकेज, दिस इज लीकेज। बैंक लोन दे रही, दिस इज इंजेक्शन, ठीक है। तो ये वही लिखा है, पेइंग ऑफ डेट। कोई अगर लोन रीपे कर रहा है बैंक को तो ये लीकेज है। जब तक बैंक वापस इसको लोन में कन्वर्ट ना करते, किसी और पर्सन को लोन ना देते, तब तक ये लीकेज ही रहेगा, तब तक ये इंजेक्शन नहीं बनेगा, ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है? होल्डिंग ऑफ आइडल कैश बैलेंसेस, मेरे घर में पैसा रखा हुआ है और मैं उसको बैंक में बिल्कुल जमा नहीं कर रहा हूं, बैंक लोन नहीं दे सकती इसकी वजह से। घर में रखा हुआ पैसा क्लियरली एक एग्जाम्पल है लीकेजेस का, ठीक बात है। बिकॉज वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ओके। ब्लैक मनी बच्चों, कितने सारे लोग अपने घर में पैसा छुपा छुपा के रखते हैं, ब्लैक मनी, टैक्सेस की चोरी करते हैं, सब कुछ लीकेज का एग्जाम्पल है। इंपोर्ट, इंपोर्ट से अपने कंट्री में पैसा नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, तो इंडिया में लीकेज हो गया ये। टैक्सेशन, व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्ट बैक, यस। टैक्सेशन मतलब अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने टैक्सेस का पैसा हमसे ले लिया है बट गवर्नमेंट इसको खर्च नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वो पैसा इकोनॉमी से तो निकल गया। जितना ज्यादा टैक्स उतना ही कम पैसा बचेगा लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए, हेंस दिस इज कॉल्ड एज लीकेज। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजें अगर महंगी होगी बच्चों, मान के चलो चीज की कीमत बढ़ गई है, ठीक है, तो अगर बहुत महंगी चीज है तो लोग नहीं खरीदेंगे उस चीज को, सही बात है। अगर मान के चलो कोई चीज बहुत महंगी है तो मैं क्या करूंगा? मैं पैसे खुद के पास रखूंगा, मैं उस पर खर्च नहीं करूंगा। अगर मैं पैसा नहीं निकाल रहा हूं अपने पॉकेट से, खरीद नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को वो चीज महंगी लग रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लीकेज में इसको काउंट करना है, बिकॉज सर्कुलर फ्लो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मनी सप्लाई स्लो हो रहा है, ठीक बात है। क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगा, लोग खरीद नहीं रहे हैं इसको क्योंकि इनको ये चीज बहुत महंगी लग रही है। और लास्ट का लिखा है परचेज ऑफ ओल्ड स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट। बच्चों प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ऐसे दो मार्केट्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब मैं शेयर्स को परचेज कर रहा हूं आईपीओ से, ठीक बात है, ये आपको पता रहना चाहिए। प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा? प्राइमरी मार्केट में अगर मिस्टर ए शेयर्स परचेज करता है तो ये पैसा देगा कंपनी को और कंपनी इसको शेयर्स देगी। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स परचेज करता हूं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग मान के चलो रिलायंस के शेयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर मैं आज रिलायंस के शेयर्स खरीदता हूं तो ये पैसा कंपनी को नहीं जा रहा है, ठीक है, ये पैसा मैं किसी और पर्सन को दे रहा हूं जिसके पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर्स है। तो इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट में अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो डेफिनेटली ये लीकेज होगा, बिकॉज ये पैसा किसी के भी काम का नहीं है, कंपनी तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, बल्कि वो पैसा अटक गया क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट करके रख दिया वो पैसा, ठीक बात है। सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज लीकेज, क्योंकि कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा। प्राइमरी मार्केट में अगर हम लोगों ने शेयर्स परचेस किए, दैट इज एक्चुअली इंजेक्शन, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है और कंपनी उसको अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज कर सकती है, सही बात है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर बच्चों। अब हम लोग फॉर्मुलेज यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और दो चैप्टर जो हमने अभी तक किए, दो यूनिट जो अभी तक हमने किए, दोनों के यूनिट के मैं आपको फॉर्मुलेज एक्सप्लेन करता हूँ, और एक दो और अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे फॉर्मुलेज के लिए तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है।